हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 12 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 12 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 6 जून, 7 जून, 8 जून और 9 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 8 जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ओशियन डे 2020? 2020 में जो 8 जून 2020 को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया, इस ओशियन डे की थीम क्या रखी गई थी? क्लीन ओशियन, प्लास्टिक फ्री ओशियन, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन या फिर पॉल्यूशन फ्री ओशियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। वर्ल्ड ओशियन डे 2020 की थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो आज की पहली न्यूज़ है, स्लम पॉपुलेशन मोस्ट एट रिस्क सेज आईसीएमआर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट, एक सर्वे की रिपोर्ट रिलीज़ की है जो आईसीएमआर का पहला सीरो सर्वे है कोविड-19 को लेकर। और इस समय सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो है अर्बन स्लम ड्वेलर्स। अर्बन स्लम पॉपुलेशन वॉज मोस्ट वल्नरेबल टू द स्प्रेड फॉलोड बाई अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन स्लम पॉपुलेशन के बाद जो अर्बन सेटलमेंट में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और वो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड-19 के लिए। आईसीएमआर ने असर्ट किया है और बताया है कि कंट्री अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज़ में नहीं है। हालांकि पिछले एक महीने में इंडिया में जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और अभी अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस इंडिया में 2,97,928 तक पहुंच गए हैं। 2,97,000 टोटल नंबर ऑफ़ केसेस पहुंच गए हैं और 11,000 नए केसेस 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए। 11,000 केसेस के साथ करीब 3 लाख केसेस इंडिया की तो टैली पहुंच गई है और इंडिया ओवरटेक यूके विथ 4th हाईएस्ट कोविड-19 टैली इन द वर्ल्ड। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम की जो कोविड-19 की टैली थी उससे ओवरटेक करते हुए 4th प्लेस पर इंडिया आ गया है और अब कोविड-19 के नंबर ऑफ़ केसेस की लिस्ट में इंडिया चौथे नंबर पर आ गया है वर्ल्ड में। तो ये जो केसेस है इंडिया में ये बहुत तेज़ बढ़े हैं, लेकिन आईसीएमआर का मानना है कि इंडिया में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज़ नहीं आया है। ये जो सीरो सर्वे है आईसीएमआर ने ये 83 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है जिसमें करीब 28,000 से ज़्यादा हाउस होल्ड को इंक्लूड किया गया। 26,400 इंडिविजुअल को इस सर्वे में सर्वे किया गया। इस सर्वे के बारे में अगर हम देखेंगे तो आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे किया है 83 डिस्ट्रिक्ट में और इसमें हर तरह के डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व किए गए हैं जिसमें जीरो केसेस वाले भी डिस्ट्रिक्ट हैं, लो, मीडियम और हाई केसेस वाले कोविड-19 के केसेस वाले भी डिस्ट्रिक्ट हैं। 0.73% ऑफ पॉपुलेशन इन दीज डिस्ट्रिक्ट हैड एविडेंस ऑफ पास्ट एक्सपोजर टू SARS-CoV-2 वायरस, यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड जो केसेस हैं जिनके पास्ट में एक्सपीरियंस मिले हैं वो 0.73% है, यानी 1% से भी कम है। अर्बन एरियाज़ में जो रिस्क है वो 1.0 टाइम्स हायर है रूरल एरियाज़ से। अर्बन एरियाज़ में कोविड-19 का जो वायरस है उसका रिस्क ज़्यादा है और अर्बन एरियाज़ में भी जो अर्बन स्लम्स में उनमें रिस्क और ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क है अर्बन स्लम्स में, फिर है रिस्क अर्बन एरियाज़ में। इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट इंडिया का 0.08% है और लॉकडाउन और कंटेनमेंट मेजर्स के कारण जो वायरस डिसीज़ का स्प्रेड है वो कम हुआ है। तो ये आईसीएमआर की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई। सेकेंड न्यूज़ है, इकोनॉमिक रिकवरी पाथ स्टिल अनसर्टेन। तो ये बात कही गई है चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र की तरफ से। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इनके द्वारा बताया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया की है इस साल के लिए वो डिपेंड करेगी कि इंडिया की इकोनॉमी रिकवर किस तरह से होती है और कब रिकवर करना शुरू होती है। क्या ये जो सेकेंड हाफ है ईयर का उसमें रिकवर कर जाएगी या फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकवर करने वाली है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। एस्टिमेटेड जो ग्रोथ बताई गई है इनके द्वारा वो 1.5 से 2% और इंडिया का ऑफिशियल जो डेटा है वो भी 1.5 से 2% की ग्रोथ 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बताई गई है। और पिछले कुछ दिनों में मूडी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है उसके बाद 2 दिन पहले S&P और फिच
रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी का 5% का कॉन्ट्रैक्शन बताया था और इंडिया की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड की थी। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा ये जो बात है वो कही गई। तो अभी कोविड-19 का जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ा है उसके कारण इकोनॉमी पूरी तरीके से अनसर्टेन है और रिकवरी इस साल होनी है या अगले फाइनेंशियल ईयर में आगे तक खिसकेगी, इसके बारे में कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही है। और इसीलिए यहाँ पर जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी डाउन बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है आईआईटी मद्रास टॉप इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो रैंकिंग है वो कल के दिन रिलीज़ की गई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज ऑन थर्सडे। तो ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट को रैंक करता है डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे। और इसमें अगर हम इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग देखें तो आईआईटी मद्रास ने पहली रैंक प्राप्त की है। आईआईटी मद्रास टॉप पे है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सेकंड नंबर पर है आईएससी बेंगलोर, पहले नंबर पर हो गया आईआईटी मद्रास, दूसरे नंबर पर आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, तीसरे नंबर पे है आईआईटी दिल्ली और फोर्थ नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। तो ये इंस्टीट्यूट की कैटेगरी के जो लिस्ट है वो दी गई है। अगर हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखें, यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में देखें तो आईएससी बेंगलोर रैंक 1 है आईएससी बेंगलोर की। सेकंड नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू और तीसरे नंबर पे है बीएचयू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और अगर हम कॉलेज की कैटेगरी में देखें तो मिरांडा हाउस कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो रैंक 1 आया है कॉलेजेस के लिस्ट में। सेकंड नंबर पे है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन और तीसरे नंबर पे हिंदू कॉलेज। तो मिरांडा कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज और हिंदू कॉलेज ये कॉलेजेस की लिस्ट में टॉप 3 रैंकर्स हैं। ये जो रैंकिंग है ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बाद निकाली गई। हमने कल भी देखा था कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग गिरी है और जो भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो टॉप 50 में भी नहीं आ रहे हैं। और ये जो रैंकिंग है जो आईआईटी बॉम्बे और आईएससी बेंगलोर इंडिया की तरफ से टॉप पे थे इस लिस्ट में, लेकिन उनकी रैंकिंग पिछले सालों के मुकाबले स्लिप हुई है। तो यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये जो रैंकिंग इंडिया की कम हुई है उसका कारण है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के पैरामीटर्स में परसेप्शन का जो वेटेज है वो ज़्यादा माना जाता है और परसेप्शन के कारण इंडियन इंस्टीट्यूट को कम रैंकिंग मिली है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था 2016 में एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, विच गिव्स हायर वेटेज टू पैरामीटर्स। और क्या क्या पैरामीटर्स है ये इंपॉर्टेंट है इस रैंकिंग के लिए। ये पैरामीटर्स हैं टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ, यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसर्च पेपर एंड पेटेंट्स एंड ग्रेजुएशन आउटकम्स। NIRF रैंकिंग के जो फ्रेमवर्क हैं वो हैं टीचिंग एंड लर्निंग, स्टूडेंट एंड फैकल्टी स्ट्रेंथ, यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, रिसर्च पेपर एंड पेटेंट एंड ग्रेजुएशन आउटकम। इनके बेसिस पे ये इन इंस्टीट्यूट की लिस्ट बनाई गई है। 90% और जो पैरामीटर्स हैं NIRF में वो फैक्ट बेस्ड हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। केवल 10% पैरामीटर्स ही परसेप्शन के बेसिस पे हैं। यहाँ पर NIRF की बात की जा रही है। अगर 3 बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो आईआईटीज़ में ये हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे। अगर हम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो 3 बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर और IIM कोलकाता। और बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। और आर्किटेक्चर के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में आईआईटी खड़गपुर को रैंक किया गया है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 9 पे। एफर्ट्स ऑन टू रिजॉल्व LAC सिचुएशन एट अर्लीस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके बारे में बताया कि दोनों कंट्रीज़ की तरफ से मैटर को रिजॉल्व करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो मिलिट्री लेवल पे भी काम किए जा रहे हैं और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी इन्वॉल्व हैं इन वर्किंग में। कल चाइना ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि इंडिया और चाइना के बीच अकॉर्ड हुआ है टू सॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट एट सम लोकेशंस और दोनों साइड कमिटेड है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए एट द अर्लीस्ट, ताकि इस टेंशन को रिजॉल्व किया जा सके। अभी जो डिस्कशन किया जा रहा है इंडिया और चाइना के द्वारा
LAC में वो मेन 5 लोकेशंस वहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स बोला जाता है। ये पॉइंट्स है पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14, 15 और 17 गालवान रिवर वैली में। तो गालवान में 3 पॉइंट है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 गालवान रिवर वैली के पॉइंट है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो है नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंगसो और 5वां पॉइंट है चुसुल। तो इन 5 पॉइंट पे अभी डिस्कशन किया जा रहा है। जो सिक्किम में नाकुला पास है वहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है, हालांकि चाइना के ट्रूप्स के द्वारा वहाँ पर भी एग्रेसिव इनकर्सन किया गया। तो इन कुछ टॉक्स के बाद पार्शियल डिसएंगेजमेंट किया गया, अपनी अपनी सेनाओं को थोड़ा बाउंड्री लाइन से दोनों कंट्रीज़ के द्वारा पीछे लिया गया और चाइना के जो सोल्जर्स इंडिया की बाउंड्री के काफ़ी पास आ गए थे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स और अपने ट्रूप्स अपने टेंट्स वापस लिए। पार्शियल एंगेजमेंट एट सम ऑफ दीज पॉइंट्स विच इंक्लूड अ रिडक्शन और डी इंडक्शन ऑफ सम फोर्सेज ऑन बोथ साइड्स। तो इंडिया की तरफ से भी पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे अपनी सेनाओं को भेजा गया था, बिकॉज चाइना की जो एक्टिविटीज़ लग रही थी उसको देखते हुए इंडिया भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाह रहा था। अब इन निगोशिएशन के बाद कुछ एक वे आउट निकलता हुआ दिख रहा है और इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा तो दोनों कंट्रीज़ के लिए बीच एक अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर जो अपने बॉर्डर है चाइना के साथ वो मेनली 3 सेक्टर में है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो 3 सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है या सेंट्रल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री चाइना से टच करती है, मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री चाइना की बाउंड्री से टच करती है और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री चाइना की बाउंड्री से टच करती है। सबसे बड़ा सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर, फिर ईस्टर्न सेक्टर और फिर मिडिल सेक्टर। अब नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर HCQ के बारे में। काफ़ी रिनाउंड ये ड्रग है जो पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ये ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो इंडियन कंपनीज़ के द्वारा बल्क में मास में प्रोड्यूस की जाती है। तो इंडिया ने इस पर बैन लगा दिया था बिकॉज इस ड्रग के बारे में देखा गया था और इंडियन रिसर्चर्स का मानना था कि ये ड्रग कोविड-19 में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसलिए इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था मार्च के महीने में। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो मलेरिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन कोविड-19 में भी काफ़ी इफेक्टिव पाई गई। इसी के कारण यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कोविड-19 के लिए ड्रग माना, एक गेम चेंजर माना और इंडिया से एक बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करने के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से बात दी थी। और उस समय अप्रैल के महीने में ये इस बैन पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ईज करने के बाद करीब 50 मिलियन टैबलेट्स ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूएसए को भेजी गई और अब ये बैन पूरी तरीके से लिफ्ट कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज़ अप्रूव्ड द लिफ्टिंग ऑफ बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन API एज वेल एज फॉर्मुलेशन। जो भी मैन्युफैक्चर हैं इस पर्टिकुलर ड्रग को बनाने वाले और जो भी लोग इसको बना रहे हैं, दैट वुड स्टिल हैव टू सप्लाई 20% ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो 20% इन मैन्युफैक्चरर्स को डोमेस्टिक मार्केट में देना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी 80% दे कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़। इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन के लिए और वर्ल्ड में काफ़ी बड़े लेवल पर इंडिया जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है। और इसकी जो बैन इस पे जो बैन लगाया गया था वो मार्च के महीने में लगाया गया था, जो अब पूरी तरीके से उठा दिया गया है। HCQ को लेकर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अलग अलग बातें की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको स्टार्टिंग में कोविड-19 के ट्रायल में इंक्लूड किया, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया बिकॉज ऑफ सम रिसर्च विच वर बेस्ड ऑन सम ट्रायल्स। और उसके बाद WHO ने फिर से रिज्यूम किया है HCQ का ट्रायल फॉर पोटेंशियल यूज़ अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। इंडिया में 2 कंपनीज़ इस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। पहली कंपनी है इप्का लेबोरेटरी और दूसरी कंपनी है कैडिला हेल्थ केयर। तो ये 2 इंडिया में मैन्युफैक्चरर हैं, इप्का लेबोरेटरी और कैडिला हेल्थ केयर, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बना रही हैं। नेक्स्ट, लॉ एंड सेंसस मेथड आउटडेटेड एक्सपर्ट। अब कल प्राइम मिनिस्टर एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा 2020 एशियाटिक लॉ एंड सेंसस को रिलीज़ किया गया। सेंसस का रिजल्ट बताया गया कि इंडिया में जो 2015 के मुकाबले लॉयंस है उनकी संख्या 28 से 29% बढ़ी है और 674 ये जो संख्या हो गई है। उसके बाद अब जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन्होंने बोला है कि जिस मेथोडोलॉजी से गुजरात गवर्नमेंट ने ये जो सेंसस करवाई है वो मेथोडोलॉजी आउटडेटेड है, करीब 100 साल पुरानी मेथोडोलॉजी है, इसलिए ये क्रेडिबल नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा जो 2018 और 2019 में वायरस के कारण इंडिया के लॉयंस
की डेथ हुई थी गिर फॉरेस्ट के एरिया में, उनको भी काउंट नहीं किया गया है। तो इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज किया गए हैं बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स के द्वारा। कुछ बायोलॉजिस्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी सर्वे में इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग कैनिन डिस्टेंपर वायरस ने 2018 में गुजरात में 36 से ज़्यादा लॉयन को मारा था, और उनकी जो उनका जो इंक्लूज़न है वो यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं किया गया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, और उसके साइंटिस्ट के द्वारा भी ये बताया गया कि गुजरात गवर्नमेंट की जो मेथोडोलॉजी है ये 100 ईयर ओल्ड है टू काउंट लॉयंस दैट वुड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंसेज। ये जो पर्टिकुलर मेथड है, अप्रोच है, जिसका यूज़ किया जाता है लॉयन के काउंटिंग के लिए, ये मेथड कहलाता है डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन या ब्लॉक काउंट मेथड। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन या ब्लॉक काउंट मेथड इस मेथड का नाम है। और नॉर्मली जो तरीका होता है लॉयंस को काउंट करने का, उसमें ऑफिशियल्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट भी होते हैं। इन नॉर्मल ईयर्स अलोंग with forest official there would be independent expert and observer from non governmental organization, लेकिन इस बार इस प्रोसेस में कम लोग इन्वॉल्व थे, करीब 2000 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस बार 1400 लोग ही इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। ये जो प्रोसेस है लॉयन को काउंटिंग करने की प्रोसेस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस प्रोसेस में नए टेक्नोलॉजी के मेथड को यूज़ किए जाने की ज़रूरत है। नई मेथड जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग, आइडेंटिफाइंग लॉयन बेस्ड ऑन देयर परमानेंट मार्क्स ऑन देयर बॉडी, स्टैटिस्टिक एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन एनिमल्स प्रेडेटरी पैटर्न और नंबर ऑफ प्रे बेस। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर रिसेंट टाइम में एनिमल्स को काउंट किया जाता है, और इनका काफ़ी हद तक यूज़ भी किया गया है, ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है। ये साइंटिफिक मेथड है, ज़्यादा प्रिसाइज मेथड हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लॉयन सेंसस है उसको किया गया, और लॉयन सेंसस में टोटल इंक्रीज़ यहाँ पर दो मेन बातें बताई गई थी। एक तो 29% इंक्रीज़ हुआ है लॉयन की पॉपुलेशन में 2015 के मुकाबले, और 674 लॉयंस आज की डेट में हैं। और इसके अलावा जो लॉयन का एरिया था वो भी इंक्रीज़ हुआ है, वो करीब 36% एरिया इंक्रीज़ हुआ है। तो कल की लॉयन सेंसस के अकॉर्डिंग ये दो मेन चीज़ें बताई गई थी, 29% नंबर ऑफ लॉयंस में और 36% एरिया ऑफ लॉयन ये इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट कंसिडरिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम सेज NHRC। अब NHRC के द्वारा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में हर 4.5 साल में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के तहत एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जिसमें NHRC अपनी तरफ से जो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को उसके बारे में बताया जाता है। तो इस रिपोर्ट में NHRC ने ये जो रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस को, एजेंसी को, उसके बारे में बताया है कि एक जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन थी NHRC की तरफ से, वो थी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो गवर्नमेंट अभी कंसीडर कर रही है। आउट ऑफ रिकमेंडेशन, कंटिन्यू स्टडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज ए वे टू फर्दर रिड्यूस पॉवर्टी। तो ये NHRC ने रिकमेंड किया था, जिस पे काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। NHRC काफ़ी अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग इशूज़ को लेकर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, और गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उस पर कितनी फिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग अपना एक्शन लेती है। तो इसकी जानकारी NHRC के द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑफिस को दी गई। अगर हम दूसरे मुद्दों को भी देखें तो यहाँ पर हेल्थ के लिए NHRC ने बोला था कि जो बजट है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाना चाहिए, जिस पे रजामंदी बनी है, कंसेंसस बनी है स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। इसके अलावा जो अदर हाईलाइटेड इशूज़ रेस किए गए थे NHRC की तरफ से, वो थे रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट, इशूज़ इन लेजिस्लेशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ and gaps in implementation of schemes for food security and timely disbursement of wages under scheme of employment। तो जो वेजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मुद्दे हैं, जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ रिलेटेड मुद्दे हैं, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, उनके बारे में NHRC ने काफ़ी रिकमेंडेशन भेजी गवर्नमेंट को। इसके अलावा हेल्थ के बारे में हमने देख लिया। अगर हम चाइल्ड राइट के बारे में देखें तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये वर्क कर रहा है फॉर मेकिंग अ प्रपोजल टू मेक सम ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लेबर फ्री। जहाँ पर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है उनको चाइल्ड लेबर फ्री करने की दिशा में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा काम किया जा रहा है। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के डायरेक्शन में जो स्टरलाइजेशन के इश्यूज़ हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है। बर्थ कंट्रोल ट्रीटमेंट अडॉप्ट किए जा रहे हैं। प्रोसीजर एक्सपेंसेस आर नॉट कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस
पॉलिसी करंटली अभी कुछ जो पॉलिसीज़ में लैग है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में NHRC के द्वारा यूनाइटेड नेशन एजेंसी को बताया गया। इसके अलावा नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट नेशनल ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसमें जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट हैं, जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन हैं, डिसेबल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भी एजुकेशन को एक होलिस्टिक व्यू में इंक्लूसिव बनाया जा सके, इसके बारे में भी रिकमेंडेशन दी गई है NHRC की तरफ से। और कुछ कंसर्न भी रेज किए गए हैं, जैसे कि कंसर्न ओवर इनएफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, rules of 1995, and NHRC warned state of coercive action when they failed to submit report on violation of human right of SC, ST and minority। तो टाइम टू टाइम पे NHRC की तरफ से जो क्वेश्चन है वो भी रेज किए गए। तो इनकी जानकारी एज ए पीरियोडिक रिव्यू 4.5 साल में NHRC की तरफ से यूनाइटेड नेशन एजेंसी को दी जाती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज पे, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप टेलीकॉम डिपार्टमेंट फॉर ऑर्डर मिसयूज़। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर में एक ऑर्डर दिया था जिसमें जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ है उन्होंने जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कम टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था, उसके बाकी अमाउंट और पेनल्टी के रूप में 4 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला था। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर का यूज़ करके जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी पैसों की को जो वसूली है वो कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर का मिसयूज़ किए जाने पर डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उनसे जो 4.5 लाख करोड़ का पैसा आना था वो टाइम पे नहीं आया, उसके लिए गवर्नमेंट ने 20 साल का एक फॉर्मूला टेलीकॉम कंपनीज़ को रीपे करने के लिए जो बोला था उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन रेज किया गया है। तो ये जो पैसा है अभी तक प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है और गवर्नमेंट का अब कहना है कि ये जो पैसा है वो आप 20 ईयर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 20 ईयर बहुत लंबा टाइम है, इतने टाइम में अगर कंपनी बंद हो जाती है तो वो पैसों की वसूली जो है वो किस तरह से होगी। कोर्ट फाइनली आस्क्ड टेलीकॉम कंपनीज टू फाइल ए एफिडेविट डिटेलिंग पर्सनल गारंटी दे कुड पुट ऑन द टेबल टू इंश्योर पेमेंट ऑफ ड्यूज इन फिक्स्ड टाइम। तो समय पे ये जो पैसा है वो आना चाहिए। ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, ये अक्टूबर 2019 का फैसला दिया गया था। तो इसमें लास्ट न्यूज़ है आज की, फर्स्ट एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन नीलगिरी इन रिसेंट ईयर। तो पहली बार इंडियन गौर की जो नंबर काउंट करने की एक्सरसाइज है वो नीलगिरी में की गई। फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेट exercise of Indian gaur carried out in Nilgiri Forest Division in recent years, which was conducted in February this year, has revealed that more than 2000 Indian gaurs inhabit the entire division। तो पूरे नीलगिरी डिवीज़न में करीब 2000 गौर, नीलगिरी गौर ये पाए जाते हैं। ये जो एनिमल है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया में देखे गए। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया क्या है? जहाँ पर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये डिवीज़न मेनली काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टू ह्यूमन हैबिटेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस, ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग प्रॉब्लमेटिक इंटरेक्शन विद ह्यूमन। तो ह्यूमन से जो इंटरेक्शन गौर का हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। उसके कारण ये जो एरिया है जिसमें गौर अभी रिसाइड कर रहे हैं ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्टिक जोन में माना जा रहा है और ये इनका हैबिटेशन काफ़ी नियर बाय है ह्यूमन हैबिटेशन के, जो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ह्यूमन के लिए भी और इन एनिमल्स के लिए भी। तो जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट होता है इसमें ह्यूमन की जान भी जा सकती है और गई भी है पास्ट में, और इनमें जो गौर हैं उनकी संख्या भी कम होती जा रही है, जैसा कि हमने ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा। और बाकी जो वाइल्ड एनिमल है जब भी ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो प्रॉब्लम दोनों को होती है। तो इस एक्सरसाइज के थ्रू ये पता लगाया जा रहा है कि जो इनकी संख्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इनके हैबिटेशन का, और इनके हैबिटेशन लॉस के कारण जो इनकी संख्या है वो कितनी कम होती जा रही है। तो ऐसी फर्स्ट जो एस्टिमेशन एक्सरसाइज है वो नीलगिरी में की गई इंडियन गौर की। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। अब लास्ट में हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑयल स्पिल वॉज सीन इन विच रशियन रिवर। अभी रिसेंटली रसिया के एक रिवर में एक ह्यूज ऑयल स्पिल देखा गया है। वो रसिया के किस रिवर में देखा गया है? ए अंबरनाया रिवर, बी मोस्का रिवर, सी ओब रिवर या फिर डी लीना रिवर। सेकेंड क्वेश्चन है, अर्पित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया?
ए इंडियन आर्मी, बी एयरफोर्स, सी सीआरपीएफ, डी आईटीबीपी। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।